निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विश्व मौसम संगठन अर्थात WMO के 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम केंद्रों में से एक है। दूसरा, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। आपको बताना है कि भारतीय मौसम विभाग के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और 2 रॉन्ग है। तो पहली बात तो याद रखनी है हमें कि विश्व मौसम संगठन के 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम केंद्रों में से एक है IMD। दूसरा क्यों गलत है ये देखते हैं। इसमें लिखा है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। नहीं, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एजेंसी नहीं है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बोलते हैं, उसके अधीन एक एजेंसी है। इसके बारे में थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको कि जो IMD का जो गठन हुआ था वो 1875 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके साथ साथ इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी है, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है। कहाँ कहाँ पे है देखते हैं उनको। मुंबई, नागपुर, कोलकाता और पुणे। आगे चलते हैं, ये देखते हैं इस एमसीक्यू का आधार क्या था। आज के द हिंदू में प्रकाशित एक खबर है, इंडिया टू रिसीव नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट IMD। तो IMD के अनुसार इस साल जो मानसून होगा वो सामान्य मानसून रहेगा और अबव नॉर्मल रेन लाइकली इन अगस्त एंड सितंबर। और अगस्त सितंबर में जो सामान्य से अधिक जो वर्षा होने की संभावना है। तो ये IMD के बारे में जानना ज़रूरी था, अक्सर चर्चा में रहता है। ज्योग्राफी में अक्सर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप एक होमवर्क करके रख लेना स्टूडेंट कि जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना इस बार, क्योंकि प्रीलिम्स में उम्मीद है कि मानसून पे इस बार क्वेश्चन आए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, समर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समर की शुरुआत वायुमंडल में ब्लैक कार्बन के संकेंद्रण, एरोसोल के रेडिएटिव गुणों एवं उनके जलवायवीय प्रभाव के अध्ययन के लिए की गई। दूसरा, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। तब आपको बताना है कि समर के संबंध में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। समर की जो शुरुआत की गई है, वायुमंडल में जो ब्लैक कार्बन के कंसंट्रेशन, एयरोसोल के रेडिएटिव फीचर्स और उनके जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए की गई है। ये समर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ समर की फुल फॉर्म, ताकि आपको याद रहे। यह है सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। और ये कौन से मंत्रालय की पहल है, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें लिखा था ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। नहीं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है, त्रिशूरपुरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक वार्षिक हिंदू उत्सव है जो वडक्कुन्नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। आपको बताना है कि त्रिशूरपुरम के बारे में स्टेटमेंट 1 एंड 2 में से कौन सा करेक्ट है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो याद रखेंगे हम कि एक हिंदू उत्सव है जो वडक्कुन्नाथन टेम्पल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन तमिलनाडु में नहीं किया जाता, इसका आयोजन किया जाता है केरल में। केरल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाने का आधार क्या है। ये देखिए, आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, फॉर फर्स्ट टाइम त्रिशूरपुरम इज़ कैंसिल्ड। देखो, कोविड-19 का जो असर है वो हर क्षेत्र पे है। आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये त्यौहार मनाया जाता है त्रिशूरपुरम, विच हैड द प्राइड ऑफ प्लेस इन केरल फेस्टिवल कैलेंडर, जो केरल का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है इस उत्सव को। तो याद रखेंगे त्रिशूरपुरम। अगला क्वेश्चन है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संबंध निम्नलिखित किससे है। मतलब ये पूछ रहा है कि भारतीय मानसून पर निम्नलिखित किसका प्रभाव पड़ता है। पहला, तापीय विषुवत रेखा का उत्तरी मैदान में स्थापित होना। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि पर उच्च दाब का बढ़ना। तीसरा, द्विविषुवर्तीय गर्त जिसको डबल इक्वेटोरियल ट्रफ बोलते हैं। और चौथा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब आपको बताना है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संबंध इन चारों में से किससे है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉनसून प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब तापीय विषुवत रेखा जो थर्मल इक्वेटर का उत्तरी मैदान पर स्थापित होना मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई जो मरुभूमि पे हाई प्रेशर का बढ़ना, ये भी मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से। तीसरा, जो द्विविषुवतीय ग्रत जो है इसका भी संबंध है। और उसके बाद जो चौथा है वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इन चारों का ही संबंध भारतीय मानसून की उत्पत्ति से है। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। तीसरे वाले को बोलेंगे डबल इक्वेटोरियल ट्रफ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चारों के चारों इनका जो मैकेनिज्म क्या है भारतीय मानसून की उत्पत्ति में आपको ज़रूर पता होगा। अब ये देखिए इस एमसीक्यू का आधार क्या है। देखो, आज के द हिंदू में प्रकाशित एक खबर है, मॉनसून में बी लेट इन मैनी स्टेट। कुछ राज्यों में मॉनसून क्या हो सकता है, इस बार देरी से आ सकता है। तो ये मॉनसून का पूरा मैकेनिज्म क्या है, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बोल दिया, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको अच्छे से तैयार करके रखना। और मैंने आप पे इससे एक क्वेश्चन भी पूछा और उम्मीद करता हूँ कि वो चारों के चारों जो मैकेनिज्म मैंने पूछे आपको वो ज़रूर पता होगा, उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निम्नलिखित किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ग्रीन पीस इंटरनेशनल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखते हैं रिपोर्ट क्या है। ये देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। अब देखते हैं इसके बारे में विशेष क्या है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज़ ए लैंडमार्क सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोब हैप्पीनेस। वैश्विक स्तर पर जो खुशहाली की स्थिति के बारे में ये क्या है, सर्वे करता है। दैट रैंक्स 156 कंट्री। तो कुल मिला के कितने देशों को सर्वे करता है, कुल देश है इसमें जिसको इस रैंकिंग में शामिल में किया गया है इस रिपोर्ट में, वो है 156। बाय हाउ हैप्पी देयर सिटीजन परसीव्स देमसेल्फ टू बी। मतलब ये यह जानने की कोशिश करता है कि विभिन्न देशों के नागरिक कितने खुश है उस देश में, उस बात का ये क्या है, सर्वे है। इस बार की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है उसकी एक विशेष खास बात है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसमें क्या किया गया है, रैंक सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड बाय देयर सब्जेक्टिव वेलबींग। मतलब विश्व स्तर पर शहरों की जो सब्जेक्टिव खुशहाली है, वेलबींग है, उसको भी इस बार रैंक किया गया है। इस बार की विशेषता क्या है, मैं लिख देता हूँ। विश्व स्तरीय मतलब शहरों की, वैश्विक स्तर पर शहरों की
जो सब्जेक्टिव वेलबींग है, खुशहाली है, उसका क्या किया गया है इसमें, उसको भी इसमें रैंक किया गया है इस साल। देखते हैं अब आगे इस रिपोर्ट की कुछ विशेष बातें। ये देखिए पहली रैंक किसकी है इसमें, रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस पार्ट 1 आप देख सकते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड। आप यहाँ देख सकते हैं फिनलैंड। टॉप 3 कंट्रीज़ को देखेंगे, पहली फिनलैंड है, दूसरी डेनमार्क है और तीसरा है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्री हो गई, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। अब देखते हैं हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है इसमें। ये देखते हैं भारत की रैंक आपको नज़र आएगी 144 है। वैश्विक स्तर पर खुशहाली में भारत की रैंक 144 है, ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद क्योंकि इस बार शहरों को भी रैंकिंग दी गई है, देखते हैं शहरों की क्या स्थिति है। ये देखिए ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सिटीज़ है, उसमें पहला जो स्थान है आप देख सकते हैं फिनलैंड का ही एक सिटी है हेलसिंकी। टॉप 3 जो सिटीज़ है आप नोट कर लेना इनको, वेलिंगटन है, आरहुस है डेनमार्क के अंदर सेकंड, और थर्ड है वेलिंगटन न्यूजीलैंड। तो ये सब्जेक्टिव वेलबींग रैंकिंग की गई है सिटीज़ की, और ऐसा पहली बार किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिनियम में 6 अनुसूचियां है, जिसमें अनुसूचित 3 से 6 के बीच पादप प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। दूसरा, अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हुए इसको, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग केवल 2, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत क्यों है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। अधिनियम में 6 अनुसूचियाँ है, बिल्कुल सही है। अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 6 6 अनुसूचियाँ है, जिसमें लिखा है कि अनुसूचित 3 से 6 के बीच पादप प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इन 6 जो अनुसूचियाँ है उसमें अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 5 के बीच तो जो फौना के बारे में जिक्र किया गया है, और जो अनुसूची 6 है इसमें फ्लोरा, मतलब 1 से लेके 5 तक तो जो जंतु जगत है और जो वनस्पति जगत है 6ठी अनुसूची के अंदर है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें बोला है कि 3 से 6 के बीच पादप प्रजाति नहीं है, पादप प्रजाति है, जबकि पादप प्रजाति सिर्फ किसमें है, अनुसूची 6 के अंदर है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और 1 से 5 के बीच क्या है, ये फौना है। फौना और फ्लोरा, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है समय समय पे। अब अगला प्रश्न देखिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि लॉकडाउन मॉड्यूल में मैंने रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब डिटेल में वहाँ पे समझाया है आपको। और जो क्वेश्चन अब, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी रिवर्स के ऊपर बना चुका हूँ। अब याद रखना कि आने वाले दिनों में मैं कुछ रिवर्स के ऊपर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता रहूँगा, ताकि आपका जो लॉकडाउन मॉड्यूल के अंदर आपने जो रिवर्स की प्रैक्टिस की है वो आपकी बिल्कुल तैयार रहे। अब देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्ष्मण तीर्थ, ये लक्ष्मण तीर्थ है, मैं इसको सही लिख देता हूँ, लक्ष्मण तीर्थ, हिमावती, पंचगंगा, मूसी और वरना। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदियाँ है। कावेरी नदी की सहायक नदी इन पांचों में से कौन है, A, B, C और D। सही उत्तर क्या होगा आप बताएंगे मुझे, और उम्मीद करूंगा कि सभी लोग सही जवाब देंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब 1 और 2, मतलब जो लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती, लेकिन पंचगंगा
मूसी और वरना कावेरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, आप इसको याद रखना है स्टूडेंट। उसके साथ मैं आपको कुछ देखो रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये देखते हैं अभी जो मैंने रिवर्स आपको बताई थी कावेरी के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था? पश्चिमी घाट, अगर आपको याद होगा, पश्चिमी घाट, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, कुछ इस तरह ही समझाया था मैंने। पश्चिमी घाट में कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी, मैंने आपको बताया था ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, इन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हमारी जो कावेरी नदी निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कावेरी है, ठीक है, जो डेल्टा बनाती है, कहाँ पे बनाएगी? ये तमिलनाडु में डेल्टा बनाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा कावेरी की जो सहायक नदियाँ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते जाइए मेरे साथ। कावेरी की सहायक नदियाँ अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसे बताया था मैंने आपको। ये देखिए, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है हमारी, इन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी थी। और कावेरी की मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कुछ रिवर्स बताई थी, आपको याद हो, कुछ रिवर्स थी हमारी इस तरह से। तो जिसमें हमारी एक रिवर थी हेरांगी, हेमावती, शिमशा अगर आपको याद होगा, और अर्कावती। उसके साथ इधर से कुछ रिवर्स थी हमारी लक्ष्मण तीर्थ, एक और रिवर थी हमारी काबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। ये इस तरह से हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकली है, ये हमारी, और उसकी सहायक नदियाँ। तो अभी अगर आपको याद हो, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो मैंने पूछा था, लक्ष्मण तीर्थ बिल्कुल सही है, और उसके साथ हेमावती, तो ये दोनों कावेरी की सहायक नदियाँ है हमारी। चलते हैं वापस अपने एमसीक्यू पे। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान से पढ़ना इनको, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। पहला, नियमों के अनुसार ऐसे बहुप्रत्यय प्लास्टिक जो गैर पुनर्चक्रणीय या गैर ऊर्जा पुनः प्राप्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग के है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। दूसरा, उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर्धारित की गई है। अब आपको बताना है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो याद रखना है स्टूडेंट कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स, ऐसी मल्टी लेयर प्लास्टिक जिनको रिसाइकल नहीं कर सकते, नॉन रिसाइकलेबल है, या जो जिनसे हम कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, या उनका कोई अन्य वैकल्पिक उपयोग नहीं है, ऐसी प्लास्टिक, उनको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से बाहर करेंगे। और सेकंड बात ये याद रखना कि उत्पादक जो इन प्लास्टिक के उत्पादक है और ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली भी निर्धारित की गई है इन नियमों में। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है 16 अप्रैल, तटीय विनिमय क्षेत्र अर्थात CRZ 2019 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, CRZ 2019 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अधिसूचित किया गया। दूसरा, इन नियमों में CRZ 3 के लिए 2 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई है।
और तीसरा, नियमों में विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन की शक्ति राज्य स्तर पर प्रदान की गई है। याद रखना इस चीज़ को। तीसरा शायद लाइन आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, मैं आपको लिख देता हूँ कि स्तर के बाद यहाँ थोड़ा सा कट गया है ये स्लाइड, ये है प्रदान। अब आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे कि तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ 2019 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CRZ 2019। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे CRZ पे कोई एक छोटी सी बहुत अच्छी और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन था, शिक्षण संस्थाओं के लिए NIRF रैंकिंग कराना अनिवार्य है। दूसरा, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5 पैरामीटर पर तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही। और मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात स्टेटमेंट 1 और 2, ये दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट। निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।